हेलो एवरीवन। नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर अंकुर खंडेलवाल है एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम एक ऐसे कंडीशन के बारे में बात करेंगे जिसका नाम है रेस्टलेस लेग सिंड्रोम। इस बीमारी को हम विलिस एगबॉर्न डिजीज के नाम से भी जानते हैं। इस बीमारी में क्या होता है, ये एक न्यूरोलॉजिकल कंडीशन है एंड एक स्लीप रिलेटेड डिसऑर्डर है जिसमें मरीज को पैरों में अजीब तरीके की बेचैनी होती है। किस तरीके की बेचैनी? कभी उसको लगता है जैसे कुछ पैरों में मकड़ी जैसे कुछ चल रहे हैं, क्रॉलिंग सेंसेशन होते हैं, कभी कभी इचिंग सेंसेशन होते हैं या कभी कभी स्ट्रेचिंग सेंसेशंस होते हैं। और ये जो एबनॉर्मल सेंसेशंस है पैरों में, ये यूजुअली शाम के समय ज्यादा होते हैं और स्पेशली रात को सोने के टाइम पर जब वो सोने के लिए जाते हैं उनके पैरों में इतनी बेचैनी होती है तो उनको ऐसा लगता है कि बस एक बार उठ जाए और चलने की कोशिश करें, और जैसे ही वो चलते हैं तो उनको आराम मिल जाता है। जैसे ही वो रेस्ट करते हैं उनकी ये सब एबनॉर्मल सेंसेशंस पैरों में फिर शुरू हो जाती है। तो इस तरीके की एबनॉर्मल सेंसेशंस को हम रेस्टलेस लेग सिंड्रोम बोलते हैं, जो कि मरीज जब भी रेस्टिंग पोजीशन पे रहते हैं उनके पैरों में अजीब तरीके की सेंसेशंस होती है। सेंसेशंस के अलावा उन वो काफी मरीज पैर भी चलाते हैं रात को अलग अलग तरीके से। हर घंटे में 5 से 6 बार वो पैरों को मारते रहेंगे अलग अलग तरीके से। तो इसको हम बोलते हैं पीरियोडिक लेग मूवमेंट्स। और कभी कभी ये इस हद तक आगे बढ़ जाता है कि मरीज कंट्रोल ही नहीं कर पाते लेग मूवमेंट्स को। ये सब इनवॉलंटरीली होता है। इसके अलावा जब मरीज की रात को नींद अच्छी नहीं होती है तो वो अगले दिन डे टाइम पर सोने की कोशिश करता है, तो उसकी डे टाइम जो सोने की टेंडेंसी है वो काफी बढ़ जाती है। इस ये हमेशा होते रहने से मरीजों में काफी स्ट्रेस आ जाता है और डे टू डे एक्टिविटीज, डे टू डे लाइफ काफी हद तक खराब हो जाती है। तो ये किन लोगों में होता है? यूजुअली ये ज्यादा हर एज ग्रुप में हो सकता है, बट कॉमनली जो एज ग्रुप है वो 30 टू 40 इयर्स मिडिल एजेड इंडिविजुअल्स में होता है। 30 टू 40 इयर्स मिडिल एजेड इंडिविजुअल्स ज्यादा करके फीमेल्स में, फीमेल्स का रेशियो ऑलमोस्ट डबल है एज कंपेयर टू मेल्स। और ये भी देखा गया है कि काफी अलग अलग कारण है इस बीमारी के होने के। तो इसको हम भाग कर सकते हैं प्राइमरी एंड सेकेंडरी। प्राइमरी का कोई रीजन नहीं है इसीलिए हम इसको इडियोपैथिक बोलते हैं, बट देन कुछ यंग एज ग्रुप में, एडोलेसेंस में भी ये कंडीशन हो सकते हैं जो कि हेरिडिटरी होती है, फेमिलियल होती है एंड ऑटोसोमल डोमिनेंट होती है ये कंडीशंस। बट यूजुअली ये टीनेजर्स या यंग एडोलेसेंस में होती है। जो कि ज्यादा कॉमन है वो है सेकेंडरी टाइप ऑफ रेस्टलेस लेग सिंड्रोम, जिसमें अलग अलग कारण होते हैं। जैसे प्रेगनेंसी में ये कंडीशन थोड़ा सा फ्लेयर अप हो जाता है, बढ़ जाता है, प्रेग्नेंट लेडीज में हो सकता है। रीनल डिजीजेस जैसे किडनी के डिसफंक्शन, एडवांस्ड किडनी डिसऑर्डर्स में ये काफी ज्यादा होता है रेस्टलेस लेग सिंड्रोम। स्पेशली जो पेशेंट डायलिसिस पर है या डायलिसिस डिपेंडेंट पेशेंट, एज मच एज 30% of the patients they feel restless leg syndrome kind of symptoms. इसके अलावा मेडिकेशंस, कुछ दवाइयों की वजह से अगर लॉन्ग टर्म ऐसी दवाइयाँ चल रही है जैसे एंटी डिप्रेसेंट्स, एंटी साइकोटिक्स या एंटी एमेटिक्स जो कि वॉमिटिंग को कम करती है या डिप्रेशन को कम करती है, ये सब दवाइयाँ क्या करती है, डोपामिन लेवल को ब्रेन में कम कर देती है। तो डोपामिन लेवल कम होने की वजह से रेस्टलेस लेग सिंड्रोम देखा गया है। और कुछ और नशीले पदार्थ जैसे अल्कोहल, स्मोकिंग, निकोटीन और इस तरीके की चीजें अगर आप ओवर यूज कर रहे हैं तो रेस्टलेस लेग सिंड्रोम काफी ज्यादा होता है। तो इनके दो मेन कारण है। बेसिकली एग्जैक्ट रीजन नहीं पता, बट कहा जाता है कि रेस्टलेस लेग सिंड्रोम डोपामिन कम होने की वजह से
होता है ब्रेन में। और सेकेंड रीजन है कि आयरन डिफिशियंसी, जब किसी में आयरन डिफिशियंसी होती है, स्पेशली आयरन डिफिशियंसी एनीमिया होती है, उन लोगों में ये कंडीशन ज्यादा होता है। तो इसीलिए मैं कह रहा था कि अगर कोई भी ऐसी दवाई देते हैं जिसकी वजह से डोपामिन कम होता है, तो वो रेस्टलेस लेग सिंड्रोम काफी कर सकती है। जैसे वोमिटिंग रोकने के लिए हम काफी सारी दवाइयाँ देती है, तो वो डोपामिन को कम करती है। एंटी डिप्रेसेंट्स तो डोपामिन को करती है। सो ये सब कंडीशंस रेस्टलेस लेग सिंड्रोम कर सकती है। बट सबसे ज्यादा देखा गया है कि किडनी एडवांस किडनी डिसऑर्डर्स जो मरीज होते हैं उनमें, डायलिसिस डिपेंडेंट जो खासकर जो पेशेंट्स होते हैं उनमें काफी ज्यादा होता है। रिगार्डिंग ट्रीटमेंट इसका बहुत गार्डेड है। आप नॉन फार्माकोलॉजिकल, जैसे बिना दवाइयों के, बिना हम पहले कोशिश करते हैं मरीजों को कुछ इश्यूज एड्रेस करने के लिए। जैसे पहले हम बोलते हैं कि लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन विच इंक्लूड्स कंट्रोलिंग द रिस्क फैक्टर्स। रिस्क फैक्टर्स में अगर आप अल्कोहल ले रहे हैं, स्मोकिंग कर रहे हैं, तो ये सब बंद करें। कैफीन अगर ज्यादा इनटेक है तो उसको कम करें या बंद करें। तो और भी रिस्क फैक्टर्स, किडनी को प्रोटेक्शन देना है। अ, बाकी नॉन मॉडिफाइबल फैक्टर्स, कुछ फैक्टर्स मॉडिफाइबल है, कुछ फैक्टर्स नॉन मॉडिफाइबल है। तो जो नॉन मॉडिफाइबल फैक्टर्स है, ऑफ कोर्स अगर नॉन फार्माकोलॉजिकल थेरेपी से एड्रेस नहीं हो रहा है, देन वी डेफिनेटली हैव टू गो फॉर ड्रग्स। ड्रग्स भी लिमिटेड ड्रग्स है इस कंडीशन को ठीक करने के लिए। अगर आप देखें तो यूजुअली गाबापेंटिनॉइड्स दिए जाते हैं, जिसमें प्रीगैबलिन है, गाबापेंटिन है, जो कि अच्छे एविडेंस बताते हैं इस कंडीशन को ट्रीट करने के लिए। इसके अलावा और भी दवाइयाँ कही गई है जिससे डोपामिन आप बढ़ा सकते हैं, जैसे लेवोडोपा कार्बिडोपा कॉम्बिनेशन हो गए या ब्रोमोक्रिप्टिन हो गए। बट ये सब दवाइयों का काफी अच्छा एविडेंस नहीं है। सो मोस्ट कॉमनली क्लिनिकल प्रैक्टिस में हम रिस्क फैक्टर्स को कंट्रोल करने के लिए बोलते हैं, और यूजुअली पेशेंट को हम प्रीगैबलिन डोजेस की दवाइयाँ देते हैं। तो इस कंडीशन को हम बोलते हैं रेस्टलेस लेग सिंड्रोम। काफ़ी मरीज आते हैं हमारे पास रेस्टलेस लेग सिंड्रोम को। सो इस तरीके की मैनिफेस्टेशंस होती है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। हम फिर वापस कुछ और इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ आपके पास आऊँगा। थैंक यू सो मच।